बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसका दूसरा जो है वो लेक्चर उसको देखेंगे और हमारा आज का टॉपिक जो है वो डेफिनेशंस है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सदका जारिया समझ के इसको आगे लेक्चर्स को शेयर भी कर रहे होंगे और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप ज़रूर कमेंट भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी भेर एक्ट के हवाले से हमने कुछ जनरल गाइडलाइंस तैयार की हैं कि भाई एक बेर एक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, एक बेर एक्ट में एमसीक्यूज कैसे तैयार करने हैं, एक बेर एक्ट की डेफिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, एक वो बेर एक्ट का सेक्शन कैसे मेमोराइज करना है, एक बेर एक्ट के अंदर कंसेप्चुअली अपना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, एक बेर एक्ट में हमने पेपर के अंदर जो है वो सेक्शन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। आज हम जब वो एक्ट पढ़ेंगे तो यकीनन वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं तो आप पहले वो जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वो जो 13 लेक्चर्स हैं ये आपके सामने आ रहे हैं, प्ले लिस्ट है वो जनरल गाइडलाइंस के नाम से, पहले प्लीज़ आप उसको देखें। उनको देखेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। छोटे छोटे जो है वो लेक्चर है उसमें ये बताया हुआ है कि स्टडी कैसे शुरू करनी है एट्सेट्रा। आज हम डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशंस के हवाले से मैंने आपको बड़ा बताया था कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेफिनेशंस में से एमसीक्यू ज़रूर पूछता है, खुसूसन पीपीएससी वाले। और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है दो तरीके से। एक तरीका ये है, एक वजह ये है कि जब आप किसी सेक्शन को डेफिनेशन के साथ मिला के पढ़ते हैं तो वो आपको वो चीज़ जो है वो ज़्यादा कंसेप्चुअली आप उस पर स्ट्रांग हो जाते हैं। और दूसरी उसका जो ये होता है वो दूसरा जो होता है कि वो ये सब्जेक्टिव पेपर में अगर आप क्वेश्चन लंबा है और सेक्शन के साथ डेफिनेशन का रेफरेंस दे दें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे ने कंसेप्चुअली, थारोली और स्कीम के तहत पढ़ा है, तो इसको पता है कि एक सेक्शन को दूसरे के साथ जो है वो किस तरह से जो है वो रिलेट करना है। तो ये डेफिनेशन की जो थी वो इम्पोर्टेंस थी। तो अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो जो जनरल गाइडलाइंस है उनमें हमने एक ये भी चीज़ देखी कि हमने अपडेटेड वेर एक्ट कैसे अरेंज करने हैं। अभी मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था अपडेटेड वेर एक्ट कैसे अरेंज करना है, खुसूसन लैंड एक्विजिशन का, इसलिए कि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स है ना। इसमें पहले ये था कि वो पावर्स जो थी वो कमिश्नर्स वगैरह के पास थी, फिर वो कलेक्टर ईडीओआर के पास चली गई, फिर वापस चली गई, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आ गई, तो वो कन्फ्यूजिंग है। तो अनफॉर्चुनेटली वो आप जहाँ से भी एक्ट डाउनलोड करें वो दूसरे से डिफरेंट है, तो वो उस वजह से भी आप कंफ्यूज हैं। कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा है, कहीं ईडीओआर लिखा है। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो अपडेटेड एक्ट जो है वो अरेंज करना, और वो आपको प्रोवाइड भी कर दिया गया है। आपको पहले लेक्चर में उसका तरीका भी बता दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हाँ, एक टिप हमने और पढ़ा था कि अगर आप कंसेप्चुअली एक वेर एक्ट पे अपनी ग्रिप करना चाहते हैं तो चूंकि उर्दू हमारी मदर टंग है, तो अगर आप उर्दू में भी वो वेर एक्ट साथ के साथ उसका प्रिंट ले लें और उसको देखते चले जाएं तो आप ज़्यादा ग्रिप करते चले जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। और फिर आपको मैंने एक बताया था, जैसे जैसे ये भी टिप बताया था कि जैसे जैसे पढ़ते जाएं अपनी स्कीम बनाते जाएं। स्कीम बनाने से ये होगा कि आपको वो एक कहानी की सूरत में वो एक्ट याद होता चला जाएगा और आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, पार्ट्स कितने हैं ये वो ये सारा कुछ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कि किसी भी एक्ट के अंदर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ एनेक्टमेंट, उसकी एक्सटेंट और उसकी एप्लीकेबिलिटी और ये सारी चीज़ों का मैंने कहा था एक चार्ट बना लें जितने भी लॉज हैं एक्ट के अंदर, तो फिर आप उसको याद कर लें तो आपके 4 से 5 एमसीक्यू जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, किसी भी एक्ट में प्रेम्बल जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट एंड पर्पस लिखा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बहुत हद तक रेलिवेंट होता है कि वो पेपर में
एमसीक्यूज की तैयार सूरत में आपसे जो पूछ ले कि बताएं एक है, बी है, सी है या ए बी सी तीनों ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको पढ़ते हैं। वेयर एज इट इज़ टू, अच्छा ये जो ऊपर लिखा है ना, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पज एंड फॉर कंपनीज, ठीक है। ये बेसिकली इस एक्ट का कंप्लीट नाम है, ये इस एक्ट का कंप्लीट नाम है। और जो नीचे जाके लिखा है ना शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये इसका शॉर्ट नेम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कंप्लीट नेम क्या है और शॉर्ट नेम क्या है। अब मैं प्रेम्बल पढ़ने लगा हूँ। where as it is expedient to amend the law for the acquisition of land needed for public purpose and for companies and for determining the amount of compensation to be made on account of such acquisition। देखें वो कह रहा है कि जो इसका जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है वो ये है कि लॉ जो है उसको अमेंड किया जाए। लॉ किसके बारे में? एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एक्विजिशन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स क्या है, उसकी बेसिस क्या है। अब ये बेसिक हेडिंग्स आप पेपर में अगर मसलन लंबा क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ लैंड नीडेड फॉर पब्लिक पर्पस। अब पब्लिक पर्पस क्या है उसकी डेफिनेशन हम पब्लिक पर्पस में जाकर पढ़ लेंगे। एंड फॉर कंपनीज, या कंपनीज के लिए, यानी एक लैंड जो रिक्वायर की जाती है वो किसी पब्लिक पर्पस के लिए भी हो सकती है और वो किसी कंपनी के लिए भी हो सकती है। अच्छा, मैं इधर ही इसको क्लियर कर दूं। पब्लिक पर्पस तो ये है ना कि गवर्नमेंट को खुद से कोई लैंड चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाना है व्हाट्सएवर। और फॉर कंपनी से मुराद क्या है कि किसी कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया गवर्नमेंट ने कि जी आशियाना हाउसिंग स्कीम बनाए, ठीक है जी, चलें ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाए जी, मनसूबा बनाए जी, फलां का मोटरवे बनाए जी। अब इसमें जो जगह है वो किसको चाहिए? वो कंपनीज को चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज और पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट खुद जो रिक्वायर करती है उसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। वो इस तरह से है कि कंपनीज को क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपने फंड अरेंज करके उसका जब एस्टिमेट लग जाता है, वर्कआउट हो जाता है कि इसकी इतने लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, तो उनको सबसे पहले वो पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि हम लोगों को पैसे जो है वो दे सकते हैं। और भी डिफरेंस है वो हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि कंपनीज का जो हम कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए जो प्रोसीजर होगा कंपनी के लिए वो प्रोसीजर भी है और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम एंड पे जाके जो है वो उसको देखेंगे। तो पब्लिक पर्पस जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो मकसद है वो ये है कि लॉ को अमेंड किया जाए जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड हो और एक्विजिशन फॉर पब्लिक पर्पस एंड फॉर कंपनीज। अच्छा, एक तीसरा जो पर्पस है वो है फॉर डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ सच एक्विजिशन। देखें, लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिस्से ये हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन करती है कि यस ये हमें प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर है। और उसके बाद लोगों को जो है वो अब बात आती है पैसे देने की, उसको बोलते हैं अवार्ड। तो ये जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है ना वो कहता है कि वो जो उनका अवार्ड या कंपनसेशन डिटरमिन करनी है, ठीक है, और उनको जो पैसे देने हैं उसके बारे में जो लॉ है उसको भी अमेंड करने की जो है वो ज़रूरत है। इसीलिए ये एक्ट जो है वो आया है। तो बच्चों होप कि आपको समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज मेरा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्ट को, मुश्किल एक्ट को आप किस तरह एक पेज के ऊपर एक सीक्वेंस के साथ लिख के तो आप उसको विद इन नो टाइम मेमोराइज भी कर सकते हैं। और अगर आप एज इट इज़ उसको पेपर में लिखाएं तो क्या ही बात है, आपको पूरे नंबर उसके मिलेंगे। मसलन अभी हमने जो है वो प्रेम्बल पढ़ी है, लेट्स सी कि सर बाबर ने इसको किस तरह से जो है वो लिखा है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से लिखा है, द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस of the land acquisition act is to amend the law for the acquisition of the land needed for public purpose and for companies or and for determining the and to amend the law for determining the amount of compensation to be made on account of acquisition। तो देखा
कितना इजी करके मैंने उसको जो है वो लिखा है। लेकिन याद रखिएगा, आपने मेरे टेक्स्ट को नहीं पकड़ना, आपने डायरेक्ट से अपना सीक्वेंस बनाना है। अगर आपने किसी गाइड को, मेरे नोट्स को, लेक्चर को बेस बना लिया तो आपने अपना नुकसान कर लिया। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस जो होता है वो एक्ट का होता है, वो आपके अपने नोट्स का नहीं हो सकता। खुसूसन वो नोट्स जो किसी और ने बनाए हैं उनको समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो बेर एक्ट के ऊपर रिलाई करना है, और जो मसलन जो मैं आपको अपने नोट्स वगैरह दे रहा हूँ या आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, इनको सेकेंडरी सोर्स समझते हुए इनसे सिर्फ असिस्टेंस लेनी है, आपने रिलायंस नहीं करना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा आगे कि आप अपना इंडेक्स बना रहे हैं। पार्ट 1 प्रीलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सेंट एंड कमेंशन, दिस लैंड एक्विजिशन, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, इट शैल कम इनटू फोर्स फर्स्ट डे ऑफ मार्च। अब देखें, इसको हाईलाइट कर लें कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या है, और ये इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 2 रिपील है। अब डेफिनेशन में आते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट टू इन दिस सब्जेक्ट आर कंटेक्स्ट। अच्छा, अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट आर टेक्स्ट से मुराद क्या है कि मसलन फर्ज करें आगे जाके कहीं पे ये लिख दिया जाता है कि नॉट विद स्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ लैंड। तो ये वाला जो है वो अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, ये वाली बात जो है पूरी हो जाएगी कि उस सूरत में ये जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, कोई एक डेफिनेशन दी हुई है, ये वहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। तो वो कहता है जनरल रूल ये है कि डेफिनेशंस यही होंगी अनलेस के कुछ स्पेसिफिकली बात की जाए आगे चल के कि नहीं भाई, मसलन लैंड की डेफिनेशन दे दी यहाँ आपके सामने, फर्ज कर लें, तो आगे जाके वो कहता है कि फॉलोइंग लैंड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्विजिशन, फर्ज कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ये चीज होगी कि अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट आर कंटेक्स्ट। जैसे प्रीएम्पशन एक्ट में एक डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, और फिर आगे जाके वो बताता है कौन सी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है। तो वो क्या है बेसिकली, अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट आर कंटेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, the expression includes benefits to arise out of land and thing attached to earth are permanently fastened to anything attached to earth। बचपन से हम ये डेफिनेशन जो है वो इसको पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, फिर एक हमारी एडमन है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि डेफिनेशन 3 तरीके से शुरू होती हैं। एक होती है मीन्स, एक होती है इंक्लूड्स, एक होती है मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स का मतलब क्या होता है कि भाई इस एक्ट के लिए ये डेफिनेशन एक्सक्लूसिव है। इंक्लूड्स का मतलब ये है कि भाई आप जाओ डिक्शनरी में डेफिनेशन देख लो, जो भी देखनी है, प्लस ये वाली चीजें भी उसमें क्या कर लो, शामिल कर लो। ठीक है, एंड मीन्स एंड इंक्लूड का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये एग्जॉस्टिव किस्म की डेफिनेशन है, इसमें आप कुछ कम ज्यादा जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, ये लैंड देखे ना, ये बात सुने, एक लैंड उसके ऊपर एक दरख्त लिखा हुआ है, तो वो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड द बेनिफिट्स टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, मसलन उससे जो बेनिफिट्स वगैरह ड्राइव हो रहे हैं वो भी किसकी डेफिनेशन में, लैंड के। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, अब ट्री जो है वो अटैच टू द अर्थ है, आर परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। अब फल है, फल दरख्त पे लगा है यानी फास्टन टू एनीथिंग है, और दैट थिंग इज अटैच टू अर्थ, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगी, लैंड की डेफिनेशन में आएगी। और लेट्स सी कि मैंने इसको जो है वो किस तरह से लिखा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने as per section 3A, land includes benefits arising out of land and things attached to the earth or things permanently fastened to anything attached to the earth। तो देखिए, मैंने उसी डेफिनेशन को मैंने किस तरह से बुलेट्स की सूरत में लिखा है। अगर आप वही डेफिनेशन जो है वो पेपर में वो लिखा है या ये लिखा है तो बड़ा डिफरेंस है, और ये वाला पेपर जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा और पढ़ने वाले को इजी रहेगा कि उसे देखते साथ ही पता चल जाएगा ये क्या ना क्या, बजाय इसके कि वो बड़े बड़े पैरे पढ़े और उसको देखे कि इसने पता नहीं रेलेवेंट चीज लिखी भी है या नहीं लिखी। ठीक है, और एक बात आपको आज क्लियर कर दूं कि ये बुलेट्स की सूरत में वो बंदा लिखेगा जिसका कॉन्सेप्ट है, जिसको सीक्वेंस में वो चीज पढ़नी आती है, दूसरा नहीं लिख पाएगा। ठीक है,
उसके बाद डेफिनेशन है पर्सन इंटरेस्टेड, इंक्लूड ऑल पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन कंपनसेशन टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन of land under this act, and a person shall be deemed to be interested in land if he is interested in an easement affecting the land। लो जी, ये बड़े सिंपल सा है। वो कहता है कि पर्सन इंटरेस्टेड जो है उसमें वो सारे लोग जो हैं वो शामिल होंगे जो जिनका कोई इंटरेस्ट होगा या वो इंटरेस्ट क्लेम कर रहे होंगे किसके अंदर, कंपनसेशन के अंदर। और वो कंपनसेशन कौन सी, जो कि किसकी बुनियाद पे एक्विजिशन की बुनियाद पे उनको मिलने जा रही है। ठीक है, मसलन एक शख्स है वो मर गया हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी अभी यानी इंतकाल नहीं हुआ, आगे ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, तो अब उसके जितने भी 5-7 उसके बच्चे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, पर्सन इंटरेस्टेड कहलाएंगे। होप कि आपको मेरी बात की है समझ आ गई। इसके अलावा अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन लैंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन ईजमेंट अफेक्टिंग द लैंड। अगर किसी का कोई ईजमेंट राइट इन्वॉल्व है उस लैंड में तो वो भी पर्सन इंटरेस्टेड की डेफिनेशन में आएगा। मसलन एक शख्स जो है उसके घर को एक रास्ता जाता है, वो 30 साल से वो रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, अब वो रास्ता गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है तो वो आदमी भी क्या कहलाएगा, पर्सन इंटरेस्टेड कहलाएगा। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। लेट्स सी कि मैंने इसको कैसे लिखा है। ले जी, a person under section 3 person interested include all persons claiming an interest in compensation to be made on account of the acquisition of the land under Land Acquisition Act, and a person shall be deemed to be interested in land if he is interested in easement। तो देखिए मैंने उसको किस तरह से लिखा है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कलेक्टर की। अच्छा, मस्ट नॉट बी कंफ्यूज, यूजुअली लोगों के पास जो है वो पुराने एक्ट है उसमें DOR वगैरह भी लिखा हुआ है, वो सब पुरानी डेफिनेशन हैं। ये देखें, ये 1 बना हुआ ना C के ऊपर, आप नीचे 1 जाके देखें तो ये अमेंडमेंट आई है 2011 में। तो जो आपके पास एक्ट है अगर उसमें 2011 के बाद की अमेंडमेंट लिखी हुई है तो इसका मतलब है आपका एक्ट ठीक है, मेरा गलत है। लेकिन अगर मेरे एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट लिखी है तो फिर मेरा एक्ट ठीक है और आपका एक्ट जो है वो गलत है, पुराना है। तो ये भी एक तरीकेकार होता है कि दो एक्ट्स के दरमियान ये जानने के लिए कि अपडेटेड एक्ट कौन सा है, कि उसके नीचे जो फुट नोट दिया है वहां से जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, the collector means the collector of a district appointed under Punjab Revenue Act and includes any officer specially appointed by Board of Revenue or Commissioner। लो, ये बड़ी अहम डेफिनेशन है। आज आप इस डेफिनेशन को समझ लोगे तो कल को आपको हर सेक्शन में पता होगा कि ये कलेक्टर कौन है और ये किस तरह से जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पहले जो पुराना लॉ था उसमें सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरेक्ट करती थी कलेक्टर के साथ। ठीक है, और वो उसको कहती थी कि भाई पहले गवर्नमेंट खुद नोटिफिकेशन करती थी और फिर आगे उसको कहती थी मुतलका कलेक्टर को कि भाई तुम अब ये लैंड जो है वो अक्वायर करो। लेकिन फिर लेटर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पावर जो है वो कंफर कर दी किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर या कमिश्नर के ऊपर, ये पावर्स कंफर कर दी। अच्छा, अब देखिए फर्क क्या है, पहले फर्क समझे। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहना कि ये तुम लैंड रिक्वायर करो, अब उन्होंने सिंपल फोन करना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या कमिश्नर में कि तुम ये लैंड एक्वायर करके दो, और वो आगे कलेक्टर को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। एक तो आपको जो है वो समझ आ गई। अच्छा, थोड़ा सा ना ये भी समझ लें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर क्या है। देखिए, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग जो PMS और CSS करके इनका 2017 का एक्ट है, ये उसके तहत इनकी हायरार्की है कि ये जी AC है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है जी, ये डिप्टी कमिश्नर है, ये कमिश्नर है। ये तो वो है ना ब्यूरोक्रेट्स जो कि मुल्क को जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, एक हायरार्की है रेवेन्यू में कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत लोग आते हैं कि जो कि रेवेन्यू का सिस्टम, उसमें क्या है जी कि सबसे नीचे असिस्टेंट कलेक्टर,
उन्हें वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट कलेक्टर, फिर उसके ऊपर कलेक्टर, फिर उसके ऊपर जो है वो फिर उसके ऊपर जो है वो, एक मिनट उसको देख लेते हैं, मैंने कहीं पे वो निकाला है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का ना सेक्शन, ये देखें सेक्शन 7 है ना, ये उनकी हायरार्की है, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नीचे कमिश्नर, कमिश्नर से नीचे कलेक्टर, कलेक्टर से नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे असिस्टेंट कलेक्टर और फिर उससे नीचे असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है। तो ये हायरार्की जो है वो ये हायरार्की किसकी है? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। और एक मैंने आपको बताया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017, और एक वो हायरार्की जो कि मसलन गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो उसमें ये आ जाएगा एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। तो एक हायरार्की उसकी है, यानी ये दो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। अच्छा, अब पास में होता क्या रहा है कि जो आपको आपके एक्ट में वो इस तरह से कंफ्यूज करेंगे कि कभी ये पावर्स कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास रही और कभी ये पावर जो है वो कंफर कर दी गई किसके ऊपर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर, फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया, फिर ले लिया गया। तो ये चीजें जो है ना वो कंफ्यूज करती हैं, लेकिन जो अपडेटेड लॉ है उसके अंदर अब हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। The expression collector means the collector of a district appointed under the Land Revenue Act. अब यहाँ पे जरा रुकिएगा, appointed under the Land Revenue Act, और Land Revenue Act में वो क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर कैसी होगी? द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन एंड कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। बात तो वहीं पे आ गई कि गवर्नमेंट की अब इन्वॉल्वमेंट कैसी होगी कि गवर्नमेंट पहले डायरेक्ट इंटरेक्ट करती थी, अब अपने अपॉइंटेड बंदे को कह देगी, कमिश्नर को या उसको कलेक्टर को कह देगी कि तुम मेरे बिहाफ पे जो है ना ये सारा काम जो है वो करो, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, एंड इंक्लूड एन ऑफिसर स्पेशली अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर। यहाँ जिस शख्स को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ जो कमिश्नर है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, वो उसको अपॉइंट कर दे कि चलो तुम ये जगह जो है वो क्या करो, अक्वायर करो। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अच्छा, अब अगर इसको पेपर में लिखना हो, ठीक है, मैं आपको हर सेक्शन इस तरह लिख के नहीं दिखा सकता, सिर्फ ये वाली मैंने मेहनत इसलिए की है कि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह एक स्टैचू को इजी वे में जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आप मेरा अंदाज देखें लिखने का, कलेक्टर मींस, ठीक है, मैं पेपर में भी ऐसे लिख के आता हूँ, द कलेक्टर मींस द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी ऑफिसर स्पेसिफिकली अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और द कमिश्नर। तो देखा कितना इजी और वाज़ेह करके मैंने लिखा है, किसी को देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द एक्सप्रेशन, अच्छा एक और बात, मैं ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, यू आर नॉट बाउंड टू राइट इन द सेम एग्जैक्ट वर्ड्स, इस पे भी हमने देखा था कि आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख के आए ना, कलेक्टर मीन द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बस इतना लिख दें, ठीक है, तो भी काम चलेगा कि आपने उसका मतलब बताने की तो कोशिश की है ना। और अगर आप उसको पूरा लिखाएंगे तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कमिश्नर की डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका एक्ट पुराना है या नया है, कि वहाँ पे पुराने एक्ट में कमिश्नर की डेफिनेशन नहीं होगी, ठीक है। द एक्सप्रेशन कमिश्नर मीन अ कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन अपॉइंटेड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड इंक्लूड्स एन एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। अच्छा सॉरी, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाला कमिश्नर नहीं, ये कमिश्नर यही है जो कि इधर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर एंड द कलेक्टर, ये वाले कमिश्नर की बात हो रही है, ठीक है। एंड इंक्लूड एन एडिशनल कमिश्नर, और उसमें एडिशनल कमिश्नर भी जो है वो शामिल होगा। तो अब अगर हम अपनी हायरार्की देखें, तो कौन सी अथॉरिटीज बन रही हैं जो कि लैंड को एक्वायर कर सकती हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एग्री, क्योंकि वो अपॉइंट ही उसने करना है, फिर कमिश्नर, हाँ यस उसमें लिखा हुआ है, और फिर कलेक्टर। लो जी, अब आपको पता चल गया कि
ये 3 लोग हैं, मेन करता धरता कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। ऊपर से उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस यानी कि कलेक्टर ने ही सब कुछ जो है वो करना है, या कमिश्नर के साथ आ जाएगा डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कमिश्नर, अब मैंने कमिश्नर की डेफिनेशन कैसे लिखी है वो देख लें आप। कमिश्नर मीन द कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन अपॉइंटेड पंजाब एंड एडिशनल कमिश्नर। हाँ जी बोल लें जी, समझ आ गई मेरी बात की आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कोर्ट की डेफिनेशन में, ठीक है। द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिडिक्शन एंड इंक्लूड द कोर्ट ऑफ एनी एडिशनल district judge and any civil judge whom the provincial government may appoint by name or by virtue of his office to perform concurrently with any such principal civil court all or any of the function of the court under this act within any specified area, provided that in case of civil judge such function shall be exercised only up to limit of his pecuniary jurisdiction। सबसे पहले आपको एक कहानी की सूरत में मैं बताऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको जो है वो जो है दोबारा डेफिनेशन की जो है वो उसकी जो है वो पढ़ के दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है जी कोर्ट से मुराद है कि वो सिविल कोर्ट जिसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो मैं आपको अगर पूछूं कि बताएं प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, तो आई थिंक दैट वो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 है जो कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ओरिजिनल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिडिक्शन, और फिर वो पावर्स आगे चल के डेलीगेट होती हैं सीनियर सिविल जज को या सिविल जजेस को। लेकिन जो ओरिजिनल प्रिंसिपल ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है वो किसकी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है, ठीक है। तो वो कहता है जी कि कोर्ट जो है एक तो वो प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिडिक्शन हो सकता है, इसके अलावा वो कोर्ट हो सकती है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भी हो सकती है या सिविल जज की भी हो सकती है, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर मे अपॉइंट बाय नेम और बाय विचू। बाय नेम से मुराद है कि स्पेशल कोर्ट बना दी जाए, एक बंदे को पीपीएससी के एग्जाम के थ्रू लेके एज एएसजे या सिविल जज लाया जाए, ये तो हो गया बाय नेम, ठीक है। और बाय विर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, ये क्या है कि वो पहले सिविल जज के तौर पे काम कर रहा है, तो साथ में उसको ये कह दिया जाए कि जी लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो कोर्ट बनेगी वो भी यही होगी, तो इसको कहेंगे बाय विर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। तो टू परफॉर्म कंकरेंटली से क्या मुराद है कि तुम अपना सिविल वर्क भी करो और साथ में ये जो काम असाइन किया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वो भी तुम करो, ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड एरिया, और साथ में उसका एरिया स्पेसिफिक कर दिया जाए कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी पावर एक्सरसाइज करोगे या एक डिवीजन के अंदर अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज करोगे, प्रोवाइडेड एट। हाँ, अब एक सिविल जज अगर वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर वो मैटर सुन सकता है लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो कि उसकी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन को एक्सीड नहीं करता। मसलन अगर इस वक्त सिविल जज क्लास 2 की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन 50 लाख रुपया है तो वो 50 लाख रुपए तक का तो मैटर सुन सकता है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, लेकिन अगर उससे बड़ा मैटर आ गया उसके पास रेफरेंस आ गया तो उसको वो जो है वो नहीं सुन सकता। हो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब मैं इसको पढ़ता हूं तो अब आपको बड़ा इजीली लगेगा। The expression court may a principal civil court of regional jurisdiction and include the court of any additional district judge and any civil judge whom the provincial government। अब मेरी एक बात सुने, provincial government, ये चीजें आपको पेपर में कंफ्यूज करेंगी कि बताएं जी ये पावर फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी है ना, लिखे यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। ले जी उसने सारी उसकी पावर बता दी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, आप सर्च करते जाएं, ठीक है, सर्च करते जाएं। ये तो वैसे आ गया ना, ये ज्यादा से ज्यादा 5-7 पावर्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अब आप जो है वो क्या करें, अपना एक टेबल बना लें, ठीक है, और एक ही वक्त में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सारी पावर्स को जो है वो एक टेबल की फॉर्म में लिख दें। उसका आपको फायदा क्या होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में जितनी भी पावर्स होंगी वो सारी की सारी एक जगह पे क्या हो जाएंगी, वो इकट्ठी हो जाएंगी और आपको उनको जो है वो याद करने में जो है वो आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे ये आगे पब्लिक पर्पज आ गया, ये वो भी हम देख लेंगे। तो अब देखते हैं मैंने कोर्ट की डेफिनेशन को कैसे लिखा है जी। Court means a principal civil court of regional jurisdiction and
include the court of any district, additional district judge and civil judge whom the provincial government may appoint by name or by virtue of his office to perform concurrently with any such principal civil court or on any of the function of the court under this act within any specified area, provided that in case of civil judge such function shall be exercised only up to the limits of pecuniary jurisdiction। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, आगे डेफिनेशन देखते हैं कंपनी की। द एक्सप्रेशन कंपनी मीन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस और अंडर इंग्लिश कंपनीज एक्ट और इनकॉर्पोरेटेड और under English Companies Act or incorporated by Act of Parliament of United or by Pakistan or Royal Charter or letter patent, include a society registered under the Society Registration Act and a registered society within meaning of the Cooperative Society Act 1912। अब हमने पढ़ा था ऊपर कि जो लैंड एक्वायर की जा सकती है वो फॉर अ पब्लिक पर्पस भी हो सकती है, ठीक है, और वो फॉर पब्लिक पर्पस भी हो सकती है और फॉर अ कंपनी भी हो सकती है। तो अब वो कंपनी की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आ गई है। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ से देखते हैं जो मैंने लिखा है। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। लो जी, वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी हो सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के साथ उसने एग्रीमेंट किया और वो पब्लिक पर्पस के लिए काम करने जा रही है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो कोई इंडस्ट्रियल कंपनी भी हो सकती है, वो कोई इंडस्ट्रियल कंपनी भी हो सकती है, वो कोई ट्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इंग्लिश कंपनीज एक्ट। ये यहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द, देखिए मैंने लिखा है तो कितना इजी है उसको पढ़ना और याद करना। या बाय अ पाकिस्तानी लॉ और बाय रॉयल चार्टर और बाय लेटर पेटेंट। ठीक है, अच्छा ये लेटर पेटेंट क्या होता है? ये बेसिकली ना क्राउन जो है, क्राउन ये एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसकी बुनियाद पे कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होता है कि वो कंपनी जो है वो क्या होती है कि वो वजूद में आती है। तो ये पहले होते थे, अब नहीं होते। अब जो लाहौर हाई कोर्ट है, अगर उसकी आप फाउंडेशन पूछें तो वो लेटर पेटेंट है आई थिंक 1920 का, उसके तहत वो क्राउन ने वो जारी किया जिसकी बुनियाद पे वो वजूद में आया। ठीक है, अच्छा जी, includes a society registered under Society Registration Act। लो जी, ये आपकी जितनी भी सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, तो वो किसके तहत होती हैं? वो या तो ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होती हैं और या वो आपका जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होती हैं। हत्ता कि ये जो आपके ये जो मदरसे होते हैं, ये जो दरबार होते हैं, ये सारे ये भी किसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं? ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो इसको रजिस्टर करना है। तो फर्ज करें गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि हमें दाता दरबार को वसी करना है। ठीक है, तो दाता दरबार अब लीगल एंटिटी है किसके तहत? सेक्शन 23 ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। ठीक है, तो वो अब कंपनी अब किसके लिए लैंड एक्वायर की जाएगी? फॉर द कंपनी। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, तो अब हम अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। अच्छा, अब द एक्सप्रेशन public purpose include the provisions of village site in district in which the provincial government shall have declared by notification in official gazette that it is customary for the government to make such provisions। लो जी, ये कहता है कि जो पब्लिक पर्पस है ना, पब्लिक पर्पस जो है उसमें वो ये पब्लिक पर्पस उसकी डेफिनेशन वो कहता है, जाएं देखें आप उसके अंदर डिक्शनरी में वट एवर हो सकती है, लेकिन उसमें वो जो एक विलेज साइट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने जो थ्रू नोटिफिकेशन वो डिक्लेयर की हुई है, किसके लिए?
कि जी ये जो एक ख़ास मकसद के लिए ये जगह जो है वो इस्तेमाल हुआ करेगी, तो वो पर्पस भी कौन सा पर्पस कहलाएगा? पब्लिक पर्पस कहलाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो आप प्लीज़ जाएं उधर बेरक उर्दू के ऊपर, तो आप उसकी 1 मिनट में उसकी डेफिनेशन देख लें, तो वो आपके लिए उसको जो है वो पढ़ना जो है वो आपको यानी उसको समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये इस्तिलाह अवामी मकसद में इन अजला में दही मकामात की फराहमी शामिल है, जिनमें सूबाई हुकूमत ने सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए ये ऐलान किया है कि ऐसी फराहमी हुकूमत के लिए रवाजी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक डेफिनेशन है, द फॉलोइंग पर्सन शैल बी डीम्ड पर्सन entitled to act as to extent herein after provided। अच्छा, ये कहाँ से आ गई डेफिनेशन इंटाइटल्ड टू एक्ट? देखिए, एक डेफिनेशन तो हम ऊपर पढ़ आए हैं ना, पर्सन इंटरेस्टेड वाली, पर्सन इंटरेस्टेड वाली हम कहीं पे डेफिनेशन जो है वो पढ़ के आए हैं, छोड़ तो नहीं गए हम लोग। ये हम डेफिनेशन पढ़ के आए ना, पर्सन इंटरेस्टेड, तो जो उसमें जो है वो इंटरेस्टेड होगा। अब डेफिनेशन आ गई है इंटरेस्टेड टू इंटाइटल्ड टू एक्ट, इंटाइटल्ड टू एक्ट। अब ये क्या चीज है इंटाइटल्ड टू एक्ट? देखिए मेरी एक बात सुने, एक प्रॉपर्टी का मालक एक माइनर भी तो हो सकता है, एक अनसाउंड माइंड बंदा भी तो हो सकता है, एक लुनेटिक भी तो हो सकता है कि वो उसका मालक है, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सन इंटरेस्टेड। क्या कहलाएगा? पर्सन इंटरेस्टेड। लेकिन क्या वो खुद एक्ट कर सकता है? नहीं, बिकॉज ही इज अ डिसेबल पर्सन। तो उस सूरत में कौन एक्ट करेगा? वो कौन बताएगा? वो ये बताएगा इंटाइटल्ड टू एक्ट। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। आगे चल के जब हम पढ़ने लगेंगे ना, कंपनसेशन लेने देने की बात आएगी, तो वहां पे वो ये भी बात करेगा पर्सन इंटरेस्टेड, और ये भी बात करेगा पर्सन इंटाइटल्ड टू एक्ट। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, the following person shall be deemed person entitled to act as to extent thereafter provided to say। ठीक है, अच्छा, ये ऑलमोस्ट मैंने भी लिखी है, यही है इसी सीक्वेंस में, तो आप इसको जरा देखिएगा। entitled to act, following person shall be deemed entitled to act, trustee for other person, beneficial interested shall be deemed to person entitled to act with reference to any such case, and that is to the same extent as the person beneficially interested could have acted if free from disability। बड़ा इजी है। देखिए मेरी बात सुने, एक जो ट्रस्ट होता है उसके 3 प्लेयर होते हैं। कौन सा? एक ऑथर होता है उसको बनाने वाला, एक ट्रस्टी होता है जो कि उसको चलाता है, उसके अफेयर मैनेज करता है, और एक उसका होता है एंटाइटल्ड टू एक्ट। ठीक है, अच्छा, तो एक ऑथर हो गया, एक बेनिफिशियरी, और एक हो गया उसका क्या कहते हैं ट्रस्टी, और एक बेनिफिशियरी जो उस ट्रस्ट से क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है। अब जो शौकत खानम है, ठीक है, उसका ऑथर आप इमरान खान को कह लें, अच्छा, बेनिफिशियरी उसके कहें, सॉरी ट्रस्टी वो कहें जो उसको चला रहे हैं, उसका जो बोर्ड है, और बेनिफिशियरी वो मरीज है जो वहां से क्या हो रहे हैं, जो वो वहां से जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अब बेनिफिशियरी ने तो उठ के जाके नहीं कहना जी मैं इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी हूं, तो मैं पर्सन इंटरेस्टेड हूं। तो शौकत खानम अगर एग्रीव्ड है, शौकत खानम के मरीज एग्रीव्ड हैं, तो कौन जाएगा उनके बिहाफ पे इंटाइटल्ड टू एक्ट? वो ट्रस्टी होगा। तो यही वो बात है। और साथ में वो कहता है कि वो जो ट्रस्टी होगा वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगा अगर वो बेनिफिशियरी जो है वो खुद से एक्ट करता, यानी एज ए इंटरेस्टेड पर्सन करता। यानी कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे कि वो डिसेबल पर्सन खुद एक्ट करता। ठीक है, a married woman in case to which the English law is applicable shall be deemed the person so entitled to act, and whether of full age or not to same extent as if she was unmarried and of full age। अच्छा, अगर कोई औरत जो है वो शादीशुदा है, ठीक है, तो फिर उस सूरत में जो वो जो है वो क्या समझा जाएगा,
अच्छा, ये मेन ये कहती है कि एक मैरिड वूमेन जो है उसको भी उसी तरह जो है वो कर सकेगी एक्ट, बिल्कुल उसी तरह ही कि जिस तरह एक बालग और अनमैरिड औरत आज़ाद होगी एक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको ज़रा उर्दू में भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे मामलात में जिन पर अंग्रेज़ी कानून काबिल इत्तलाक़ है, पता नहीं वो अंग्रेज़ी कानून की कौन सी प्रोविज़न है, शादीशुदा खतून भी उसी तरह काम करने की अहल मुतसव्वर होगी और वो ख्वाह बालग है या नहीं, इसी हद तक जैसा कि वो गैर शादीशुदा और बालग हो। ठीक है, अच्छा जी, तो मैरिड वूमेन भी दूसरी वो अनमैरिड वूमेन की तरह जो है वो क्या कर सकती है, एक्ट करेगी। ठीक है, और किसके पे आप पे करेगी, मे बी उसका माइनर बेटा हो, कोई हो, लेकिन वो इस बुनियाद पे वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो इंटाइटल टू एक्ट नहीं है कि वो एक मैरिड वूमेन है। ठीक है, तो अब आगे है, guardian of minor and committee or manager of lunatic resident shall be deemed respected the person so entitled to act to the same as minor lunatic and themselves free from this could have been acted। मेरा नहीं ख्याल के इसको मुझे जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद अब प्रोवाइडेड एट, अब उसकी एक्सेप्शंस आ गई। ऊपर हमने पर्सन एंटाइटल टू एक्ट जो है ना, अब उसकी जो हमने कुछ प्रोवाइजो आ गए हैं वो क्या है, वो कहता है no shall be person be deemed entitled to act whose interest in the subject matter shall be shown to satisfy the collector court to be adverse to the interest of person interested for whom the would otherwise to be entitled to act। अगर कोर्ट को लगे कि ये बंदा ठीक है, ये जो हमने ऊपर पढ़ी है ना डेफिनेशंस, कोर्ट को लगे कि ठीक है ये बंदा जो है ये इन डेफिनेशंस में फॉल करता है, लेकिन कोर्ट को लगे कि उसका इंटरेस्ट जो है वो उस माइनर के जो है वो अगेंस्ट जा रहा है, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे के इंटाइटल टू एक्ट की डेफिनेशन में उसको जो है वो नहीं लेके आएगी। मसलन मैं एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा जो है वो गार्डियन है माइनर का और वो खुद भी उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, मालक है, यानी इंटरेस्टेड पर्सन भी है और इंटाइटल टू एक्ट भी है। तो अब हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट जो है किसके एडवर्स जाए, माइनर के अगेंस्ट जाए, तो फिर हम उसको इंटाइटल टू एक्ट नहीं कहेंगे। एक म्यान में दो तिरपालें नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद in every such case the person interested may appear by a next friend or in default of his appearance by next friend the collector the court as the case may shall appoint a guardian for the case to act on his behalf of them। अच्छा जी, तो गार्डियन वो कह रहा है कि थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड वो अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में ना, कलेक्टर के पास या कोर्ट में। तो अगर नेक्स्ट फ्रेंड कोई नहीं आता तो फिर कोर्ट खुद अपॉइंट करेगी। ठीक है, उसके बाद 3 है, वो कहता है the provision of chapter 32 of the course shall mutator apply in case of person interested appearing before a collector or court by a next friend or by guardian of the case in proceeding under this act। अच्छा, उसने ऑर्डर 31 लिखा है यहाँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैंने इसको 32 किया है क्योंकि जो ऑर्डर 32 है सीपीसी का बेसिकली वो डील करता है किसके साथ, नेक्स्ट फ्रेंड के साथ और गार्डियन के साथ। ठीक है, तो द प्रोविजन वो कहता है कि यहाँ पे भी माइनर या डिसेबल पर्सन की सूरत में वही गार्डियन एंड लिटम एंड नेक्स्ट फ्रेंड वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा जो कि सीपीसी के ऑर्डर 32 में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये अब सब्जेक्टिव डेफिनेशन आपको 10 नंबर की आ सकती है क्योंकि लेंथी है ना। No person entitled to act shall be competent to receive the compensation money payable to the person for whom he is entitled to act unless he would have been competent to alienate the land and receive and give a good discharge for the purchase money on a voluntary sale। ले जी, वो कहता है देखिए मेरी बात सुने, अगर माइनर की अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो तो क्या कोर्ट से क्या लेना होता है, गार्डियन सर्टिफिकेट, ऐसे ही है ना, गार्डियन सर्टिफिकेट। तो वो कहता है कि सिर्फ इंटाइटल टू एक्ट का मतलब ये नहीं होगा
क्या वो पैसे ले उड़े, उसको वो माइनर के मामले में जो अदर लॉज के तहत लाइबिलिटीज हैं वो भी पूरी करनी पड़ेंगी, अगर वो कंपनसेशन जो है वो क्या करना चाहता है, रिसीव करना चाहता है। तो होप कि आपको समझ आ गई बच्चों। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन डेफिनेशन हमेशा डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन समझ आ जाए तो फिर एक्ट जो है वो आसान हो जाता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।